welcome students. This is subject science, worksheet 40, date 5th अक्टूबर 2020. हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं ये कंटिन्यू हो रहा है, 9th चैप्टर है, बल तथा गति के नियम। इससे पहले हमने बल के बारे में पढ़ा है। बल के बारे में इसकी पहले सी वर्कशीट्स में हमने पढ़ा था कि बल क्या कार्य कर सकता है। बल किसी वस्तु को चला सकता है। अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो उसको चला सकता है। अगर कोई चल रही वस्तु है तो उसकी दिशा बदल सकता है। आप देखते हो बल द्वारा जब आप चलते हो, किसी चीज़ को चला रहे हो तो उसकी दिशा बदलनी है तो आप बल लगाते हो स्टीयरिंग पे, हैंडल पर। या फिर बल द्वारा आप क्या कर सकते हो, चाल को बढ़ा सकते हो, तेज कर सकते हो गति को, या बल द्वारा गति को कम कर सकते हो। किसी को चलती हुई वस्तु की गति कम कर सकते हैं, रोक सकते हैं ब्रेक लगा के। तो ये बल ये कार्य कर सकता है। लेकिन उसमें हमने ये देखा था कि संतुलित बल और असंतुलित दो तरह के बल होते हैं। संतुलित बल जो होता है, अब दोनों थोड़े से बराबर होता है तब गति नहीं होती। संतुलित बल से हम क्या कर सकते हैं, आकार बदल सकते हैं, आकृति बदल सकते हैं किसी चीज की, लेकिन उसमें हम गति नहीं कर सकते। गति करने के लिए असंतुलित बल लगता है। और ये भी हमें पता है कि वस्तुओं पे बल लगता है, जोड़े में लगता है। ये भी हमने पहले पढ़ा है कि डबल होता है बल, दोनों तरफ से लगता है। जिस तरफ अगर संतुलित बल होगा तो गति नहीं होगी, वस्तु विराम अवस्था में रहेगी। जब बल असंतुलित होगा तो जिस तरफ बल ज्यादा होगा उस तरफ वस्तु गति करेगी। यहां तक हमने पढ़ा। इससे पहले हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या गति का पहला नियम भी पढ़ा होगा। गति के पहले नियम में जो है उसमें हमारे पास ये है कि कोई भी वस्तु जब तक उस पर बल नहीं लगेगा वो गति नहीं करेगी। कौन सा बल लगेगा? असंतुलित बल। असंतुलित बल से ही वो गति करेगी कोई वस्तु। तो जब तक किसी वस्तु पे बल नहीं लगेगा तब तक वो गति नहीं करेगी। ये हमारा, अगर वो अपनी अवस्था बदलेगी नहीं। अगर विराम अवस्था में तो विराम अवस्था में रहेगी, अगर वो कोई वस्तु चल रही है तो वो चलती रहेगी। ये हमने इसमें पहले सीखा गति के पहले नियम में। गति के नियम न्यूटन ने दिए हैं। तो अब वो तो हो गया रिवीजन। अब आ गया आपका गति का दूसरा नियम। इस टॉपिक का नाम है हमारे का गति का दूसरा नियम। तो हमने ये तो पढ़ लिया था पहले कि कोई वस्तु एक संतुलित बल लगाने पर ही, असंतुलित बल लगाने पर ही गति करती है। लेकिन क्या हम इस बल की मात्रा को ज्ञात कर सकते हैं? क्या हम जान सकते हैं कि बल कितना होता है? तो ये हमें सेकंड लॉ से पता लगेगा, दूसरे नियम से। गति का दूसरा नियम, लॉ ऑफ मोशन इंग्लिश में बोलते हैं इसको, बहुत फेमस है, न्यूटन ने दिया था। तो न्यूटन के फेमस लॉ है ये, लॉज ऑफ मोशन, गति के नियम। तो दूसरा नियम, हम ये तो पता कर सकते हैं कि जब तक बल नहीं लगेगा किसी वस्तु पे तो वो गति नहीं करेगी। लेकिन वो कितनी गति करेगी, किस हिसाब से गति करेगी, ये कैसे पता लगेगा आपको? इसको पता लगाने के लिए हमारे पास है गति का दूसरा नियम। गति का दूसरा नियम आपको बल और गति के बीच में ये बताएगा। बल और त्वरण आपने पहले जो पढ़ा हुआ है गति वाले नियम में, गति वाले चैप्टर में, तो बल, त्वरण और उसके किस चीज पे डिपेंड करती है गति, वो बताएगा। क्योंकि गति का मतलब है गति बदलना। या तो बल क्या करता है, गति को बदलता है, या तो बढ़ाता है या कम करता है। ये हमने पढ़ा था। जिसके अनुसार दूसरा नियम क्या कहता है, इसको आपने याद करना है ध्यान से समझ के। किसी वस्तु में के संवेग होता है मास, मतलब उसका जो है उसका द्रव्यमान गुना उसकी वेग। जो वेग हमने पहले पढ़ा है, वेग से गति बदलती है, कितनी तेज है कोई चीज, कितनी धीरे चल रही है। संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपातिक होती है, बल के बराबर होती है। इसको हम लिखाते हैं ऐसे, देखो इसको हम ऐसे दिखाते हैं, F समानुपाती है किसके, M, जो उसका संवेग है वो समानुपाती होता है किसके, फोर्स के। F से दिखाते हैं फोर्स को बोलते हैं हम बल। हिंदी में क्या बोलते हैं, F से दिखाते हैं इसको, क्योंकि इंग्लिश में इसको फोर्स बोलते हैं। तो ये F जो है A के समानुपाती है, F और
तो इस नियम ने वस्तु के द्रव्यमान, इस नियम के अनुसार हम देखेंगे तो वस्तु का द्रव्यमान और उसके वेग से संबंधित एक राशि आई है। मैंने बताया था ना कि संवेग क्या होता है, द्रव्यमान और वेग से संबंधित है। संवेग जिसको बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मोमेंटम। यह एक सदिश राशि है। सदिश मतलब जिसमें हम दिशा और मान दोनों लेते हैं, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। इसकी दिशा वस्तु के वेग की दिशा, किस दिशा में वो राशि काम करती है, ये वस्तु के वेग की दिशा में ये काम करती है। किसी वस्तु का संवेग P, उसको P से डिनोट करते हैं, द्रव्यमान को M से जो मास है भार, और वेग को V से। तो संवेग होता है P बराबर है M गुना V। P होता है संवेग, P से क्या डिनोट करते हैं हम, संवेग। तो P बराबर है M गुना V, मास गुना वेलोसिटी, ये है उसका। इसका एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। किलोग्राम किसका मात्रक है, ये देखिए, किलोग्राम होता है एम मतलब भार, मास, द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, और वेलोसिटी का मात्रक, वेलोसिटी मतलब वेग का मात्रक आपने पढ़ा है मीटर पर सेकंड। तो संवेग उनका गुणनफल है। संवेग का मात्रक हो गया किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। अगर कोई पूछे संवेग का मात्रक क्या है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। कैसे है, क्योंकि संवेग बराबर है, संवेग ये पी से जिसको दिखाते हैं, पी से दिखाते हैं इसको, नाम इसका मोमेंटम है पर इसको दिखाते हैं किससे हम, पी से। क्योंकि एम से हम किसको दिखाते हैं, एम से हम दिखाते हैं मास को, द्रव्यमान को, पी से दिखाते हैं संवेग को, और वी है वेग। ये ध्यान रखना, ये संवेग है, ये वेग है। मोमेंटम, इसको मोमेंटम इंग्लिश में बराबर है इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, या फिर संवेग बराबर है द्रव्यमान गुना वेग उसका। ऐसा ही मात्रक कैसे आया, मास का होता है किलोग्राम, और वेलोसिटी या जिसको हम बोलते हैं वेग, उसका होता है मीटर प्रति सेकंड। आगे बढ़ेंगे हम चैप्टर में, इन चीजों को याद रखना, आगे हम रिवीजन भी करेंगे ना। तो गति के द्वितीय नियम की गणितीय गणना, अगर इसको मैथमेटिकल फॉर्म में देखें, गति का दूसरा नियम कैसे उसका, वैसे गति का दूसरा नियम है F बराबर है M, F मतलब बल बराबर है M गुना A। ये भी हम देखेंगे कैसे आएगा वो, ये आपको आ सकता है डिराइव करना। गति के द्वितीय नियम को कैसे निकालें वो आपको आ सकता है करने के लिए, तो आपको आना चाहिए। ये देखिए, माना कि M द्रव्यमान की कोई वस्तु जिसका पहले वेग था V, मास बदलता नहीं है, द्रव्यमान वही रहता है किसी वस्तु का, वो कभी नहीं बदलता इसमें चलने में। प्रारंभिक उसका प्रारंभिक वेग था U, शुरू का वेग जो आपको बताया था, आपको पहले भी दिया हुआ आपने, ये फर्स्ट जो आपने गति के नियम किए, गति वाले किए थे। अब ये बल के नियम है, इससे पहले हमने गति की समीकरण करी थी। तो गति की समीकरण में हमने देखा था प्रारंभिक वेग मतलब शुरू में, जब उस पर कोई बल लगाएंगे तो उसका वेग बदलेगा, या तो बढ़ेगा या कम होगा। सीधी रेखा में चल रही है, प्रारंभिक वेग u है, ये हमने पता है, प्रारंभिक वेग को u से दिखाते हैं, इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग। t समय में, t समय तक उस पर एक बल लगाया जाता है, जब तक बल लगाएंगे तब तक गति उसकी बढ़ती या कम होती रहेगी। जब बल लगाना बंद करते हैं तो गति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तब गति कम होना शुरू हो जाएगी, फिर जीरो हो जाए, रुक जाएगी वस्तु। आपको पता है बल लगाते रहना पड़ेगा अगर लगातार हमें किसी चीज को चलाना है। जैसे आप साइकिल चला रहे हो कोई, तो साइकिल पे आपको लगातार पैडल मारना पड़ेगा। जैसे ही आप पैडल मारना रोकोगे तो उसकी गति धीरे होना शुरू हो जाएगी, लास्ट में वो रुक जाएगा। अब क्या गति, जब वो रुक रहा है साइकिल, जब उस पर पैडल लग रहा है, पैडल लगाना ने बंद कर दिया, फिर रुक कैसे गया उस पर, क्या फिर बल नहीं लग रहा, वो रुका भी इसीलिए क्योंकि उसकी गति कम होती गई। कैसे कम होती गई, क्योंकि उस पर घर्षण बल लग रहा है। घर्षण बल हमेशा लग रहा था उस पर, आपको बताया ना, बल जोड़े में लगता है। एक हम पैरों से पैडल मार रहे हैं, एक घर्षण लग रहा है, तो घर्षण से ज्यादा हम तेज पैडल मारते हैं तो हम साइकिल को आगे ले आते हैं। अगर पैडल मारना बंद कर दोगे तो घर्षण बढ़ जाएगा और हम बल लगा नहीं रहे, तो साइकिल धीरे धीरे रुक जाएगी। या अगर ब्रेक लगा दोगे एकदम से तो भी उसमें घर्षण इतना तेज हो जाएगा कि वो उसके टायर जो वो ब्रेक के साथ घर्षण करके रुक जाएंगे। तो ऐसे ही अगर हम किसी खड़ी हुई वस्तु को, जैसे साइकिल खड़ी है, उसको पैडल मारना शुरू करें तो चलना शुरू हो जाएगी। तो u उस पे प्रारंभिक वेग है जो शुरू में था, अगर खड़ी हुई है या चल रही है, कुछ भी हो सकता है u पहले। t समय तक हम उस पर कोई निश्चित बल लगा रहे हैं। बल कौन सा लगा रहे हैं, बल को F क्यों दिखाया है, क्योंकि
बल को इंग्लिश में बोलते हैं फोर्स। तो फोर्स का हमने दिखा दिया इसमें एफ, फोर्स को हमने एफ दिखा दिया। और कुछ समय बाद जब उस पर बल लगाएंगे तो या तो उसका वेग बढ़ेगा या कम होगा, जो भी हो उसका जो अंतिम वेग है, बाद में जो वेग बना कुछ समय बाद, वो हो गया v, जिसको हम बोलते हैं अंतिम वेग या बाद का वेग, जो हम t समय बाद देख रहे हैं। तो वस्तु का प्रारंभिक संवेग क्या हो गया, हमने संवेग का फॉर्मूला करा था। अब हमने P1 को लिखा है पहले वाला, P1 मतलब पहले संवेग कितना था mu, जब तक हमने उस पर बल नहीं लगाया था तो mu था। जब हमने उस पर बल लगाया अंतिम संवेग हो गया mv, तो संवेग में परिवर्तन कितना हो गया P2 माइनस P1, वो हो गया mv माइनस mu। तो m कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बच गया v माइनस u। m इसमें से हमने साझा कॉमन निकाल लिया, देखो ब्रैकेट में बच गया v माइनस u। तो संवेग में परिवर्तन की दर, दर निकालते हैं टाइम से, हम निकालते हैं इतने किलोमीटर प्रति घंटा ऐसे निकालते हैं, ऐसी दर निकालनी है तो टाइम से डिवाइड कर दिया हमने, टाइम से भाग कर दिया इसको। अब देखिए यहाँ पे P1 माइनस P2, ये हो गया संवेग में परिवर्तन की दर, क्योंकि आपने नियम पढ़ा था संवेग में परिवर्तन की दर बल के समानुपात होती है। तो पहले संवेग में परिवर्तन निकाला, संवेग में परिवर्तन कितना हुआ, जितना पहले संवेग था उसको बाद वाले से माइनस कर लिया, बाद वाला m गुना v, क्योंकि v बाद में की का वेलोसिटी है, बाद का वेग है, पहले का वेग है m गुना u। तो पहले वाले वेग में बाद वाले वेग में से पहले वाला माइनस कर दोगे तो पता लग जाएगा कितना परिवर्तन हुआ। यही तो परिवर्तन होता है, पहले कितना था बाद में कितना, बाद वाले में से अगर पहले वाला माइनस कर दें हम तो हमारे पास आ जाता है कितना अंतर आया, कितना चेंज आया। तो इतना इनमें परिवर्तन आया। परिवर्तन की दर कैसे निकालेंगे, समय के साथ, समय कितना था t, तो हम जो परिवर्तन आया उसको समय से भाग कर दिया, तो आ गया समय संवेग में परिवर्तन की दर। अब गति का दूसरा नियम से अगर बल होता है, हमने गति के दूसरे नियम में भी ऊपर पढ़ा कि बल जो है वो समानुपाती है किसके, संवेग में परिवर्तन की दर के। तो बल समानुपाती का मतलब है जितना ये बदलेगा, अगर ये 2 गुना हो गया तो ये भी 2 गुना हो जाएगा, बराबर नहीं है समानुपाती। अगर ये 4 गुना हो गया तो ये 4 गुना हो जाएगा। अब हम इसको हटा के जब बराबर का साइन लगाते हैं तो यहाँ डालते हैं के मतलब कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट है, कोई फिक्स चीज है। अब अगर आप याद करें जो त्वरण होता है, त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर, और ये v माइनस यू अपॉन टी क्या हो गया, v हो गया अंतिम वेग, u हो गया प्रारंभिक वेग और t हो गया समय। तो v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है a। अगर आप गति वाला चैप्टर याद करें 8वां चैप्टर, तो उसमें हमने पढ़ा था त्वरण बराबर है, त्वरण जिसको हम a से दिखाते हैं क्योंकि इंग्लिश में बोलते हैं त्वरण को एक्सेलरेशन, त्वरण बराबर है v माइनस यू अपॉन टी, यही था ना, वेग में परिवर्तन की दर था त्वरण। तो हमने इसको हमने इसकी जगह क्या डाल देंगे a, तो ये आ गया f बराबर है k इंटू स्मॉल k इंटू m इंटू a, m तो ये रह गया b माइनस यू अपॉन टी की जगह क्या लग गया a क्या है त्वरण। तो ये आपको अभी तक समझ आ गया होगा, हमने जितना अभी तक समझाया। इसके आगे फिर देखते हैं क्या होगा, और ये भी आपको समझाएंगे कि गति के दूसरे नियम को हम इम्पोर्टेंट क्यों मानते हैं। देखिए फिर हमारे पास ये आ गया, इसी से हमने ये निकाल लिया कि F बराबर है k इंटू एम इंटू ए। यदि k का मान 1 हो तो F बराबर है m इंटू ए। बल बराबर है मास, मास मतलब द्रव्यमान गुना त्वरण। तो इसका मैं अगर आपको ऐसे एग्जांपल समझाऊं, देखो अगर आप कोई बल लगा रहे हो, अगर ज्यादा बल लगाओगे तो गति में परिवर्तन ज्यादा होगा ना। अगर किसी गेंद को मैं तेजी से मारूं, उसका मास तो उतना ही रहेगा, गेंद पतली या मोटी तो नहीं हो जाएगी अगर मैं किसी को फेंकूंगा। अगर हम किसी गेंद पे जोर से किक मारे तो गेंद का भार तो मास तो उतना ही रहेगा ना, द्रव्यमान। क्या बदलेगा उसका, गति। और गति जितनी तेज बदलेगी उसको बोलते हैं हम त्वरण। गति में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं हम, त्वरण। जितना ज्यादा बल लगाओगे उतनी उसको ये त्वरण क्या होगा, ज्यादा। तो जितना ज्यादा बल लगाओगे, ये तो कह रहे हैं हम, उतनी त्वरण क्या होगा, ज्यादा। जितना कम बल लगाओगे उतनी त्वरण क्या होगा, कम। और दूसरी तरफ से अगर त्वरण ज्यादा है तो बल ज्यादा लगेगा, अगर त्वरण कम है तो बल क्या लगेगा, कम। तो ये दूसरे नियम से हम, दूसरा नियम अगर ना भी हमें पता हो तो हमें ये तो पता होना चाहिए, हमें पता ही है, हम अगर कोई गेंद को रोक रहे हैं और मान लो एक ट्रक आ रहा है, ट्रक का मास बहुत ज्यादा होता है, मास बहुत ज्यादा है तो उसमें बल भी बहुत ज्यादा होता है। अगर हम किसी तेज साइकिल, चलती हुई साइकिल से टकराएं और तेज चलते हुए ट्रक से, तो ज्यादा चोट लगेगी हमारी ट्रक से, ट्रक से तो मरने का भी चांस है, और रेलगाड़ी से तो और ज्यादा चांस है। क्यों चांस है किसी का भी,
रेलगाड़ी से नुकसान होने का ज्यादा चांस क्यों है? रेलगाड़ी का भार, द्रव्यमान बहुत ज्यादा है। त्वरण चाहे कम हो पर द्रव्यमान बहुत ज्यादा है। मान लो एक ट्रक से एक साइकिल टकरा जाए तो नुकसान ज्यादा किसका होगा? साइकिल का ऑब्वियसली, क्योंकि ट्रक का बल ज्यादा होगा, साइकिल का बल कम होगा, चाहे हम उसका त्वरण सेम ले लें। बल का मात्रक, बल का नहीं है, बल का मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन गया। ये बल है, फोर्स किलोग्राम होता है, आपको पता है, मास का किलोग्राम, द्रव्यमान को मापते हैं किलोग्राम में, और त्वरण को किस में मापते हैं? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कैसे आ गया? ये है मीटर प्रति सेकंड, नीचे है दूसरा द्वारा सेकंड, तो आ गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको बोलते हैं हम न्यूटन, क्योंकि न्यूटन नाम के साइंटिस्ट ने दिए थे, उनके सम्मान में हम इसका नाम लिखते हैं न्यूटन। या बल के मात्रक को किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी है, उसको हम न्यूटन के नाम से भी जानते हैं। न्यूटन एन में एन बड़ा क्यों लिखा है? क्योंकि वो किसी साइंटिस्ट का नाम है। जब भी किसी साइंटिस्ट के नाम पे कोई यूनिट रखते हैं, मात्रक रखते हैं, तो उसको हम लिखते हैं कैपिटल में, बड़े अक्षरों में, बड़ी एबीसीडी में लिखते हैं। तो ये आपको समझ आ गया होगा। तो क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, देखिए इसके क्वेश्चन अगर हम देखें, सॉरी, हाँ जी, तो अगर इसके हम क्वेश्चन देखें, हमारे दैनिक जीवन में गति इसका कैसे प्रयोग होता है? बहुत प्रयोग होता है, हम करते हैं, हमें नियम पता ना हो, अब पता लग गया, पर नियम तो अपना चलते ही रहता है उसमें लाइफ में। लंबी और ऊंची कूद में खिलाड़ी जो है बालू, मिट्टी पे या कुशन पे कूदते हैं। अगर वो किसी फर्श पे कूदेंगे कंक्रीट के, तो उनके पैर टूट जाएंगे, बिल्कुल चोट लगेगी। क्यों? क्योंकि जब वो गिरते हैं तो उनको समय मिल जाता है, समय ज़्यादा मिलता है अगर हम किस पे कूदेंगे, कुशन पे या बालू पे, मतलब मिट्टी पे। अगर हम वैसे ही कूद गए तो हमारा कम समय में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ जाएगा, दर उसमें हम रुक जाएंगे कम समय में, तो हमारे चोट लगेगी, बल बहुत लगेगा पैरों पे। कराटे का खिलाड़ी पत्थर की स्लैब को झटके से तोड़ता है, एकदम से मारता है, ताकि कम समय में ज़्यादा बल लगे। जितना समय कम होगा, बल कितना क्या होगा, उतना ज़्यादा। हमने पढ़ा ना, एफ जो है संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर है। जितना समय कम लगेगा, दर उतनी ज़्यादा होगी। और कम समय में अगर वो मारेगा, तेजी से मारेगा, तो बल ज्यादा लगेगा और पत्थर का स्लैब टूट जाएगा। क्रिकेट खिलाड़ी गेंद लगते समय हाथ पीछे क्यों खींचते हैं? ये आप बुक में से पढ़ सकते हो। इसलिए खींचते हैं ताकि समय ज्यादा लगे, कहीं पे हमें समय ज्यादा लगाना है, कभी कम। अगर वो एकदम से झटके से क्रिकेट की गेंद को पकड़ेंगे तो उनके हाथ पे चोट लगेगी। क्यों लगेगी चोट? क्योंकि गेंद तेज होगी, वो उसको रोकेंगे तो समय कम समय में रोकेंगे तो बल उनके हाथ पे ज्यादा लगेगा। अगर ज्यादा समय में रोकेंगे तो बल क्या लगेगा? कम, क्योंकि समय से डिवाइड कर रहे हैं, हम भाग कर रहे हैं। तो समय ज्यादा होगा तो बल कम लगेगा, समय कम होगा तो बल ज्यादा लगेगा रोकने में। गोली का केवल बंदूक से निकलने पर ही नुकसान पहुंचाना। अब गोली से, बंदूक से निकलने पर नुकसान क्यों पहुंचाती है? अगर गोली वैसे फेंक के मारे, हम जो बंदूक की गोली है, किसी को मारे वैसे, तो उससे नुकसान होगा या बंदूक से चलाएंगे? बंदूक से चलाएंगे। अगर वैसे फेंक के मारोगे तो उसमें, क्योंकि इतनी तेज नहीं होगी उसमें परिवर्तन, गति परिवर्तन इतना तेज नहीं होगा। बंदूक से निकलती है तो गति का परिवर्तन उसमें बहुत तेज होता है। बंदूक का भार जब बंदूक से निकलती है, बहुत तेजी से निकलती है, और टकरा के वो बहुत ज्यादा बल लगाती है और अंदर घुस जाती है किसी चीज में। लेकिन अगर हाथ से मारोगे इतना परिवर्तन नहीं आएगा, तो इसलिए उसमें ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। तो ये हमारी डेली लाइफ में सेकंड लॉ का यूज हो रहा है हमारे दैनिक जीवन में। और भी आप एग्जांपल्स हो सकते हो अपनी तरफ से कि कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। उदाहरण है, जैसे सवाल है, जैसे आपके पास आया, एक 5 किलोग्राम द्रव्यमान 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर 2 सेकंड के लिए एक नियत बल कार्य करता है। द्रव्यमान m हो गया 5, समय हो गया 2 सेकंड। ये आपने लिखना है। यह वस्तु के वेग को 3 मीटर प्रति सेकंड, मतलब पहले u था, u बराबर है 3, ये हो गया आपका m मास, ये हो गया आपका टाइम समय, बढ़ाकर कितना कर दिया 7, v हो गया। तो लगाए गए बल की मात्रा निकालो। तो बल को कैसे निकालोगे? आपको बताया है पहले, m बराबर है v माइनस यू, m f बराबर है, बल बराबर है मास गुना त्वरण। त्वरण होता है v माइनस यू अपॉन t। तो कैसे निकलेगा? u है 3, v है 7, बाद वाला 7, पहले वाली 3। ये हमें बताया वो उन्होंने, बाद वाली कितनी है, समय भी दे दिया और मास भी दे दिया। तो सिंपल f बराबर है m 5 हो गया, और त्वरण हो गया 7 v माइनस यू बटा टी। v हो गया 7, u हो गया 3, 7 माइनस 3 बटा 2,
7 में से 3 गए 4, 4 को 2 से भाग किया 2, 5 गुना 2 कितना आ गया 10। ये n का मतलब न्यूटन, n का क्या मतलब है न्यूटन। और ऐसे ही अगर हमने यदि इस बल को 5 सेकंड के लिए अब टाइम बढ़ा दिया, t पहले 2 सेकंड था, अब टाइम कितना कर दिया 5 सेकंड, तो उसका अंतिम वेग निकालना है हमें वस्तु का, v निकालना है। v चेंज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो v बराबर है कितना हो गया, v कैसे निकालेंगे हम, इसको देखिए आप, v कैसे निकालेंगे। v बराबर है u, v बराबर है u प्लस ए टी, ये आपने पढ़ा हुआ है, u प्लस ए छोटा a इंटू ये वाला, इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं क्लियर। तो ये हो गया v बराबर है u प्लस ए टी। तो u की जगह हम a की जगह हमने क्या लिखा है, a की, और a का फॉर्मूला यहाँ से देखें, ये a है, a बराबर है f, a बराबर है u प्लस ए टी था ना यहाँ पे, तो ये t तो t हो गया, a की वैल्यू होगी f बटा m। a की वैल्यू कैसे आएगी, देखिए a बराबर है f बटा m, a किसके बराबर हो गया, तो क्या आपको पता है f बराबर है m बटा a, तो a किसके बराबर हो गया, यहाँ से अगर हम ले जाएं m इधर आ गया ना, a बराबर है f बटा m, f बटा m, क्योंकि उन्होंने बोला वही बल लगाया हमने, जितना बल पहले है उतना ही बल लगाया, 10 ही लगाया, बोले ना इसी बल को लगाया। तो हम a की जगह क्या डालेंगे उसमें, यहाँ पे f बटा m, तो तुम्हारा v किसके बराबर आ गया, v बराबर है u कितना है 3, u तो उतना ही है जितना शुरू में था, प्लस f 10 तुमने निकाला था अभी हमने पीछे, 10 आया, 10 बटा m कितना है, मास तो चेंज नहीं होगा, चाहे तुम कितना भी उसमें बल कम लगा दो ज्यादा लगा दो, 10 बटा 5 गुना, अब समय कितना लगा दिया, अब नया समय कितना है 5 सेकंड, यहाँ लगा दिया हमने 5 से 5 कर गया, 3 प्लस 10 कितना हो गया 13, तो 13 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी अगर वही बल लगाए हम 5 सेकंड के लिए। अगर हमने 2 सेकंड के लिए लगाया तो उसकी हो गई थी वेलोसिटी 7, अगर 5 सेकंड के लिए लगाया तो 13। ये आप समझ गए, जितनी ज्यादा टाइम के लिए बल लगेगा उतना ही इसमें वेलोसिटी में कितना आएगा, चेंज ज्यादा आएगा, गति में परिवर्तन ज्यादा आएगा। अब आपके पास सवाल है, ये गति के द्वितीय नियम को गणितीय रूप में परिकलित कीजिए। तो इसके पहले हमने ऊपर किया है, वही हम कर सकते हैं, इसके पहले हमने समझाया भी, उसी को आप समझ के लिख सकते हैं। गति के दूसरे नियम को कैसे परिकलित करेंगे, जो आपको समझाया था अभी, ये वाला यहाँ से परिकलित शुरू हो रहा है इसका। गति के दूसरे नियम की गणितीय गणना, यदि माना कि ये सारा लिखना है, माना कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु प्रारंभिक u के साथ सीधी रेखा में चल रही है, t समय के बाद उस पर एक बल लगा रहे हैं, t समय तक उसका वेग v हो गया, तो वस्तु का प्रारंभिक संवेग mu, अंतिम संवेग mv, दोनों को माइनस किया तो संवेग में परिवर्तन आ गया, जब टाइम से डिवाइड किया संवेग में परिवर्तन की दर आ गई, f संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है, बराबर कर दिया, तो यहाँ से हमारे पास ये गति का दूसरा नियम ये पूरा लिख सकते हैं। एक कार सड़क पर रुकी है, उसका संवेग क्या होगा, जब रुकी वस्तु है तो उसका u क्या होगा, उसका वेलोसिटी क्या है, रुकी वस्तु का जो वेलोसिटी है वो क्या होती है, देखो संवेग होता है m गुना वेग v, v की वैल्यू 0 है क्योंकि वस्तु रुकी हुई है, तो संवेग क्या होगा उसका 0, जो वस्तु रुकी है उसका संवेग क्या होगा, t क्या होगा 0। कारण स्पष्ट कीजिए, क्योंकि v 0 है तो संवेग भी क्या होगा 0। 100 किलोग्राम की एक वस्तु का वेग 6 सेकंड में 5 मीटर से 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तो वस्तु का m कितना हो गया, आप m देखें, उसका वस्तु का m हो गया आपके पास 100, m हो गया 100, 100 किलोग्राम, ये हो गया m, और इसका 6 सेकंड, टाइम कितना हो गया 6 सेकंड, टाइम 6 सेकंड, u जो पहले थी वो u है, u कितनी है 8 नहीं 5
मीटर प्रति सेकंड। और v कितनी है? v आपको दी हुई है v लिखेंगे तो v कितनी है आपको दी हुई, जो फाइनल वेलोसिटी है वो है 8 मीटर प्रति सेकंड। 8 मीटर प्रति सेकंड। तो 8 मीटर प्रति सेकंड ये हो गई। तो आप फॉर्मूले में डाल दिए। फॉर्मूला क्या है? F बराबर है m गुना a होता है। a की वैल्यू क्या होगी? a का फॉर्मूला यहाँ पे डालें v माइनस u बटा v, ये फॉर्मूला है। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। इसमें आप वैल्यू डाल दो आप इसकी। तो वैल्यू अगर हम डालेंगे, m की वैल्यू कितनी है? 100। तो m की वैल्यू हो गई 100 यहाँ पे, और v की वैल्यू हो गई जो 8 दी हुई है। m की वैल्यू 100 गुना ब्रैकेट में v की वैल्यू कितनी है? 8 माइनस u की वैल्यू थी पहले कितनी थी? वेलोसिटी पहले वाली 5, जो पहले वाली u है। 8 माइनस 5 भाग, सारे को भाग कितने से दे रहे हैं? टाइम कितना है? टाइम आपका है 6 सेकंड। तो देखिए 8 में से 5 गया 3, तो ये आ गया 100 गुना 3, 300 बटा 6। 300 को 6 से भाग करो कितना आएगा? 50। तो आंसर कितना आ गया आपका? 50। और फोर्स कितनी है? न्यूटन। 50 न्यूटन इसका आंसर आ गया। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। चलिए ये आपको थोड़ा समझ आ गया होगा और अपनी करने की कोशिश करें ना। इसके बाद है 0.5 मीटर प्रति सेकंड वेग से चल रहे 1000 किलोग्राम के ट्रक का संवेग निकालो। तो संवेग का फॉर्मूला P बराबर है m गुना वेग v। m कितना है? m है आपका 0.5 गुना v कितना है? 1000। v है 1000। 0.5 इसमें से पॉइंट हटा दोगे तो नीचे क्या आएगा? 10। 5 से 10 कटा तो यहाँ 2 आ गया, यहाँ 1 आ गया। 2 से 1000 को काट दिया तो आ गया 500। कितना आ गया? 500। 500 क्या आएगा? ये संवेग है, ध्यान रखना है। 500 इसका यूनिट क्या आएगा संवेग का? 500 किलोग्राम। मास का क्या है? किलोग्राम। और वेलोसिटी का, गति का, वेग का, मीटर प्रति सेकंड। आ गया 500 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। संवेग को परिभाषित करके उसका मात्रक लिखें। संवेग आपको परिभाषित कराया था, आप पीछे देखिए संवेग में, अभी दिखाते हैं आपको। इसमें देखिए संवेग की परिभाषा क्या है, ये रहा। किसी वस्तु का संवेग क्या होता है? किसी वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है, और इसके एसआई मात्रक क्या है? किलोग्राम मीटर प्रति। तो आपके आंसर पूरे हो गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसको सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, तो सबको पता लग जाए। बाकी को शेयर भी कीजिए।